आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी के बाद आज हम बात कर रहे हैं आरबीआई गवर्नर डॉक्टर रघुराम राजन से। डॉक्टर राजन, स्वागत है आपका। इस बार आपकी नो इवेंट पॉलिसी थी एक तरह से, तो ज्यादा फोकस तमाम दूसरी चीजों पे रहा। जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स के दिमाग में ज्यादा बड़े सवाल है, अगर हम पहले उनकी बात कर लें और फिर आपकी पॉलिसी पे आते हैं, तो पहला सवाल सबके दिमाग में यह है, हाल में एक खबर आई कि आपको एक्सटेंशन ऑफर किया गया और आपने मना कर दिया। क्या ऐसा हुआ है? मैंने शुरुआत में ये कहा है कि ये जो स्पेकुलेशन चल रहा है, तो ज्यादातर न्यूज आइटम्स आ रहे हैं, हम हर एक न्यूज आइटम को ना कंफर्म कर सकते हैं ना डिनाई कर सकते हैं। तो जैसे वित्त मंत्री ने कहा है कि वेट फॉर द अनाउंसमेंट वन वे और द अदर, इट विल कम एट सम पॉइंट। तो स्पेकुलेशन की जरूरत नहीं है। तो आप ऐसा ये कह रहे हैं कि अगर आपको एक्सटेंशन ऑफर हुआ तो आप एक्सेप्ट करेंगे, डिनाई नहीं करेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि अनाउंसमेंट तो अभी तक मेरे ख्याल में सितंबर 4 तक मेरा टेन्योर है, तो बिटवीन नाउ एंड देन कभी आएगी तो देखते हैं। आर यू अवर्स टू इट? आर यू अवर्स टू? नो कमेंट। ओके। तो आप कह रहे हैं कि सितंबर के नजदीक, जैसे आपका भी अपॉइंटमेंट हुआ था करीब महीने भर पहले, तो उसी के आसपास ही डिसीजन लिया जाएगा और अभी आपकी कोई बात नहीं हुई? मैं ये कह रहा हूँ कि अब से लेकर सितंबर 4 तक उस पीरियड के बीच में कभी तो आएगी। ओके। तो अभी आपकी वित्त मंत्री या प्रधानमंत्री से इस बारे में कोई बातचीत नहीं? वो भी नहीं कह रहा हूँ। ओके, तो फिर आप बहुत कुछ कह रहे हैं। मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैं नो कमेंट कह रहा हूँ। ओके। एक और बात, इस विषय के बारे में मैं बात नहीं करना चाहता हूँ पब्लिक में, जैसे कि वित्त मंत्री ने भी कहा है, जैसे प्रधानमंत्री ने भी कहा है। ये पब्लिक का इस पे पब्लिक डायलॉग की जरूरत नहीं है अभी। ओके, तो जब फैसला होगा तब बताया जाएगा। लेकिन एक बात जो और चल रही है कि ये मुमकिन है कि आप भारत में ही रहें, लेकिन आरबीआई की जगह कोई और जिम्मेदारी आपके ऊपर हो। नहीं, वो भी मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं बस ये कहूँगा कि मेरा लॉन्ग टर्म अपेक्षा उम्मीद है कि मैं एकेडमिया वापस जाऊँगा, पढ़ाने, रिसर्च करने और सोचने। वो मेरा सबसे अच्छा डेस्टिनेशन है। ओके। उस लिहाज से भी आपसे एक जो सवाल शायद आपके दिमाग में तब भी होगा और शायद आप उस पर काम भी करना चाहिए कि अभी तक मैंने भी पिछले 15-16 साल में जो मेरा एक्सपीरियंस है, 3-4 गवर्नर्स का टाइम देखा है, किसी भी अपॉइंटमेंट पे इतनी ज्यादा बातें, इतनी ज्यादा चर्चाएं, ये सब कभी नहीं हुई। आपको क्या लगता है अभी? मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे कहते हैं एडिंग फ्यूल टू द फायर। नहीं, अभी तो रहने दीजिए, जैसे कि अनाउंस होगी तब अनाउंस होगी। ओके। अगर आप पीछे देखते हैं कि इन 3 सालों में आपने बहुत सारे डिसीजंस लिए, जिससे जो इन्वेस्टिंग कम्युनिटी है वो काफी खुश भी है, मार्केट को आपके ऊपर काफी कॉन्फिडेंस भी है, तो ऐसा कौन सा डिसीजन आपको लगता है वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल था या उससे शायद दिक्कत हुई, या जिसके चलते आपको इतनी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? हर एक रेट डिसीजन में काफी कंट्रोवर्सी है। जैसे कि यूपीए गवर्नमेंट में हमने रेट को बढ़ाया, पहले 25 बेसिस पॉइंट्स, फिर एक और 25 बेसिस पॉइंट, पूरे 50 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाया। तब काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी था, क्योंकि लोग कह रहे थे कि अब इकोनॉमी काफी दुर्बल है, रेट को क्यों बढ़ा रहे हो। और उसके बाद हमने रेट काटा 150 बेसिस पॉइंट्स जनवरी 2015 से। तो हर एक डिसीजन में कोई ना कोई कंट्रोवर्सी है। कई लोग पूछ रहे हैं कि आपने इतना क्यों काटा है, हमारे डिपॉजिट रेट को इतना कम क्यों किया है, और कई लोग पूछ रहे हैं आपने और क्यों नहीं काटा। तो ये कंट्रोवर्सी तो चलती रहती है। तो एक्चुअली अगर मान लीजिए कि आपने और ज्यादा रेट कट किए होते एग्रेसिवली, क्योंकि ग्रोथ अभी भी काफी कम है, और जो कुछ इकोनॉमिस्ट कोशिश करते हैं कि पिछले स्केल पे जीडीपी को मेजर करें, तो वो कहते हैं कि जो आप 7.5 देख रहे हैं वो दरअसल शायद 5.5 है, कोई 5.25 कहता है, कोई 5.25 भी कहता है, तो काफी नीचे है। तो और ज्यादा एग्रेसिवली अगर आप रेट कट करते, जो कि सभी की अगर आपसे शिकायत है, तो क्या होता?
देखिए, हम गवर्नमेंट हमें एक इन्फ्लेशन का लक्ष्य देती है। जैसे अभी हमारा लक्ष्य है 5% 2017 में, मार्च 2017 में। तो हमें ये सोचना है कि हम वो 5% पहुंच सकते हैं कि नहीं, और उस हिसाब से हम रेट को घोषित करते हैं। तो मेरे ख्याल में अभी हमारे पास जितना रूम है उस रूम को इस्तेमाल किया है अभी तक। तो जब और रूम आ जाएगी तो हम और काटेंगे। अभी तो जितना रूम है उसको हमने इस्तेमाल किया है। तो आप ये कह रहे हैं दरअसल कि अगर आपने ज्यादा रेट कट किए होते तो महंगाई यहाँ से काफी ऊपर चली जाती। हाँ, हम वही कह रहे हैं। तो दरअसल सरकार और आरबीआई के साथ मिलकर चूंकि अब एग्रीमेंट हो चुका है, तो ये जिम्मेदारी तो फिर आरबीआई और सरकार की साझा है। ये सिर्फ ये कहना कि आरबीआई ने रेट नहीं घटाए, ये गलत होगा। हाँ, सरकार हमें लक्ष्य देता है और लक्ष्य को पूरा करना वो हमारा जिम्मेदारी है। तो हम सोचते हैं कि इस लक्ष्य को पूरे करने में हम रेट को कहाँ रखें, और उसके बाद हम रेट को रखते हैं। अब लोग कह सकते हैं कि आप गलत सोच रहे हैं, आप रेट कम करेंगे तो तब भी आप पहुंच सकते हैं लक्ष्य तक। लेकिन वो तो डिफरेंसेस इन ओपिनियन है, हम उसके बारे में क्या कह सकते हैं। हमारे हिसाब से ये सबसे अच्छी रेट है। तो यानी अगर सरकार ये चाहती है कि आप रेट कट करें तो उन्हें आपका टारगेट शायद बढ़ाना पड़ेगा। टारगेट को बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर सरकार 6% इन्फ्लेशन के साथ कंफर्टेबल है तो फिर आरबीआई, चाहे डॉक्टर राजन हो या कोई और गवर्नर हो, वो कट कर सकता है। ओके, एक और जो इंटरेस्टिंग बात हो रही है, हम पॉलिसी पे है, उसके पहले कि आपकी जो पॉलिसीज हैं, लोग ऐसा कहते हैं कि वो थोड़ी विदेशी इकोनॉमिक्स आप पढ़ाते हैं। तो ये स्वदेशी इकोनॉमिक्स क्या है, मुझे तो समझ में नहीं आया। मैं भी इकोनॉमिक्स का ग्रेजुएट हूँ, तो मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया है। मेरे सिलेबस में प्रोफेसर जगदीश भगवती का इंटरनेशनल ट्रेड में कुछ थ्योरीज थे, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर अमर्त्य सेन की पॉवर्टी इंडेक्स वगैरह था। पर उसके अलावा बाकी जो इकोनॉमिक्स का लिटरेचर है पूरा का पूरा, जो हर जगह पढ़ाया जाता है, वो तो विदेशी है एक तरह से, चाहे वो आप भारत में पढ़ें या बाहर। आपको ये पूछना पड़ेगा कि ये जो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स हैं, ये जो अर्थव्यवस्था के प्रिंसिपल्स हैं, वो यहाँ पे अप्लाई होते हैं कि नहीं। जब आप दाम को बढ़ाते हैं, क्या मांग नीचे जाती है कि नहीं? अगर नीचे जाती है तो वही प्रिंसिपल्स यहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये विदेशी स्वदेशी इकोनॉमिक्स, मुझे नहीं पता विदेशी साइंस है या स्वदेशी साइंस। मेरे ख्याल में साइंस तो हर जगह एक ही साइंस होता है। ग्रेविटी तो एक ही जगह, एक ही, अगर आप गेंद को छोड़ेंगे यहाँ से तो नीचे ही गिरेगी। तो मेरे ख्याल में आपको ये स्थापित करना पड़ेगा, अगर आप कह रहे हैं कि एक स्वदेशी इकोनॉमिक्स है, कि यहाँ पे लोग अलग सोचते हैं। जब आप दाम बढ़ाएंगे तो वो और ज्यादा खरीदेंगे, कम नहीं खरीदेंगे। तो अगर आप वो स्थापित कर सकते हैं तो ठीक है, एक जगह है स्वदेशी इकोनॉमिक्स का भी। तो अगर इकोनॉमिक्स एक ही तरीके से चलती है, प्रिंसिपल्स कॉमन है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो इंडिया हो या चाइना, तो ये जो स्वदेशी इकोनॉमिक्स की बात होती है, तो मैंने थोड़ी और रिसर्च करने की कोशिश की, क्योंकि मैंने भी कभी ऐसा कुछ पढ़ा नहीं था। तो जो एक सोच समझ में आ रही है वो ये है, कुछ लोग ऐसा मानते हैं हमारे देश में कि ग्लोबली इस समय जो एक इकोनॉमिक सिस्टम है, जहाँ पे डॉलर एक डोमिनेंट करेंसी है और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो शायद अमेरिका का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने और डॉलर को डोमिनेंट बनाए रखने के लिहाज से पॉलिसीज बनाते हैं, और हमको उस सिस्टम से थोड़ा अलग हटके कुछ सोचना चाहिए। वो मैं मानता हूँ कि हम सोच सकते हैं कि ये इंस्टीट्यूशंस डोमिनेटेड हैं इंडस्ट्रियल कंट्रीज, इनकी जगह यहाँ वहाँ पे काफी मजबूत है और हमारा जगह, हमारा पोजीशन वहाँ पे अच्छा नहीं है। तो ये तो हम मान सकते हैं, और हम ये भी कह सकते हैं कि इसलिए हमें प्रपोज करना है एक नया सिस्टम, एक नया प्रणाली कहते हैं, और उस पर हमें काफी रिसर्च करना पड़ेगा कि इंडिया के लिए सबसे अच्छी प्रणाली क्या होगी। लेकिन उसका मतलब नहीं है कि इंडिया में मांग एक दूसरे तरीके से चलती है।
हमारे देश में क्या हो रहा है कि हम पिछले कई साल से कोशिश कर रहे हैं $2 ट्रिलियन पे पहुंचने की, तो हमारी ग्रोथ तो आती है और रुपया उतना डिप्रिशिएट हो जाता है, तो हमारा वो बेंचमार्क बार बार ऊपर मूव होता रहता है। तो क्या ये बेहतर होगा कि आप चाइना की तरह अपनी करेंसी को मैनेज करें, डिप्रिशिएट ना होने दें, ताकि आपकी लोग कह रहे थे कि चाइना मैनेज कर रही है और डिप्रिशिएट कर रही है, इसलिए चाइना के एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। तो हमारे देश में कई लोग कह रहे हैं कि आपको ज्यादा डिप्रिशिएट करना है, भूल जाइए ये 2 ट्रिलियन वगैरह, आप डिप्रिशिएट कीजिए, फिर एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, फिर हम हमारा विकास हो जाएगा इससे। तो कई लोग वो कह रहे हैं, कई और लोग आप जैसे कह रहे हैं कि एक मजबूत करेंसी के साथ हमारा जीडीपी बढ़ जाएगा और वो अच्छी बात है। मेरे ख्याल में दोनों साइड से क्रिटिसिज्म आती है। जब दोनों साइड से क्रिटिसिज्म आती है तो मैं सोचता हूँ कि मैं ठीक काम कर रहा हूँ। ओके, तो टू कंक्लूड दिस, आपने जो बात इनफैक्ट कही, आप भी ये मानते हैं कि एक नए सिस्टम की जरूरत है। आपने हाल में बयान भी दिया कि जो बड़े देश हैं दरअसल उनको हमारे बारे में सोचना चाहिए, एक कंसर्टेड पॉलिसी एफर्ट्स होने चाहिए। तो आप दरअसल उस विचारधारा का जो IMF की विचारधारा समझी जाती है समर्थन नहीं करते हैं। उससे मैंने काफी बार ये कहा है कि IMF हमारे देश के बारे में ठीक तरीके से नहीं सोचती है और सोचनी चाहिए अलग तरीके से, देखनी चाहिए उभरते बाजार में जो पॉलिसीज हैं वो इंडस्ट्रियल कंट्री के पॉलिसी से अलग होते हैं और उसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये नहीं कहनी चाहिए कि हमेशा कि आपको ये करना है जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज करते हैं, क्योंकि जो हम यहाँ पे करते हैं हम यहाँ के सिचुएशन के हिसाब से करते हैं। तो वो तो मैं हमेशा कहता हूँ और ये भी कहा है पब्लिक में कि हमें एक नया इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम चाहिए जिसमें ये जो इंडस्ट्रियल कंट्री सेंट्रल बैंक्स हैं जो वो कर रहे हैं उसके अगेंस्ट थोड़ा प्रोटेक्शन होनी चाहिए इमर्जिंग मार्केट्स में। और ऐसा सिस्टम मैंने आउटलाइन किया है एक पेपर में। तो मैं मानता हूं कि डिफरेंसेस इन ओपिनियन हो सकते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम के बारे में। मैं ये नहीं मानता हूं कि डिमांड या सप्लाई के बारे में डिफरेंसेस इन ओपिनियन हो सकते हैं या महंगाई के कारण। हाँ, हमारे इंस्टीट्यूशंस अलग हैं, महंगाई यहाँ अलग तरीके से चल सकती है, लेकिन महंगाई को कम करने के लिए हमें मांग को कम करना है और आपूर्ति सप्लाई को बढ़ाना है। ये तो इंटरनेशनल प्रिंसिपल है, ये इंडिया में भी यही प्रिंसिपल होनी चाहिए। आपने इस बार जो पॉलिसी में इन्फ्लेशन की बहुत चिंता बताई है, क्या आप वाकई चिंतित हैं इन्फ्लेशन से? नहीं, हमने ये कहा है कि ये जो लेटेस्ट रीडिंग है इन्फ्लेशन की, अप्रैल की रीडिंग है, इसमें थोड़ा सरप्राइज है। हम सोच रहे थे इतना ज्यादा फूड इन्फ्लेशन नहीं होगी, लेकिन थोड़ा हम सरप्राइज हुए हैं इससे। तो अभी आगे देखना है कि मानसून के आने के बाद और जो मई के रीडिंग्स, जून के रीडिंग्स हम देख के हमें पता चलेगा कि ये जो सरप्राइज है ये परसिस्ट करेगी या ये वन ऑफ है। तो आपने चिंता जताई लेकिन अपना प्रोजेक्शन रिवाइज नहीं किया, तो हमने वेट्स, प्रोबेबिलिटी वेट्स थोड़ा बढ़ाया हायर इन्फ्लेशन की, लेकिन वो जो अपेक्षा है, जो प्रोजेक्शन है, उसको बढ़ाया नहीं। ओके, एक और जो चीज हो गई है इस बीच, लेकिन कि क्रूड $50 के ऊपर निकल आया है, तो ऐसी स्थिति में आपका एजम्पशन मेरे ख्याल से 40 का ही था। अप्रैल का एजम्पशन 40 था, इस बार 50 है। ओके, इसके चलते ही ये प्रोबेबिलिटी बढ़ी है। तो अगला जो रिवीजन होगा उसमें अपसाइड रिवीजन होने की कितनी प्रोबेबिलिटी आप देखते हैं? अब वो मुझे पता नहीं। हम कह रहे हैं कि महंगाई, तो अगर हम ये कहें कि क्रूड ना घटे, क्रूड इसी लेवल पर रहे, और फिर पे कमीशन और OROP को लेकर भी अब उम्मीद की जा रही है कि 1-2 महीने में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, वो भी आप जब डिस्काउंट करेंगे। कई रिस्क हैं
जिससे महंगाई बढ़ सकती है। जैसे ये पे कमीशन रिपोर्ट अगर काफी जेनरस है तो महंगाई बढ़ सकती है। अगर मॉनसून अच्छी नहीं होगी तो महंगाई बढ़ सकती है। लेकिन कई रिस्क है, कई कारण हैं जिससे महंगाई कम भी हो सकती है। अगर मॉनसून अच्छी हो तो महंगाई कम हो सकती है। अगर कई स्टडीज दिखाते हैं कि अगर रिजर्वायर्स भर जाते हैं तो इस बार भी अच्छी होगी फसल और अगली बार भी अच्छी हो सकती है। तो इसलिए खाद्यान्न का दाम नीचे आएगी। तो देखना पड़ेगा। तो अगर आप कह रहे हैं कि पे कमीशन इम्प्लीमेंट हुआ, ओआरओपी इम्प्लीमेंट हुआ और उसके बाद भी ये केवल अच्छी बारिश की वजह से इतना काउंटर बैलेंस होगा क्या? हो सकता है, क्योंकि आपने पिछली बार बोला था कि देखिए फूड का जो सीपीआई का 45% कंपोनेंट है, तो इसलिए एक तो वो है। दूसरा ये है कि आगे के प्रोजेक्शंस जो कहते हैं, जो इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस कहते हैं, महंगाई की अपेक्षा, अगर वो भी कम होगी, जैसे अच्छे मॉनसून से लोग देखते हैं कि प्याज का दाम या आलू का दाम नीचे आएगी, फिर ये जो सेलिएंट गुड्स हैं उससे उनके जो एस्टिमेट्स हैं, उनके जो एक्सपेक्टेशंस हैं इन्फ्लेशन के, वो कम हो जाती है। तो अगर वैसे स्थिति पैदा होती है तब हमें उम्मीद है कि इन्फ्लेशन नीचे आएगी। ओके। आपने पिछली बार जैसे बताया था कि 1 से 1.5%, 100 to 150 बेसिस पॉइंट ओआरओपी और पे कमीशन का इम्पैक्ट हो सकता है। तो अगर आधे साल के लिए, 6 महीने के लिए भी लागू हुआ तो कुछ तो इम्पैक्ट जरूर दिखेगा। इम्पैक्ट तो जरूर दिखेगा। हमें ये सोचना है कि इसमें परमानेंट कंपोनेंट क्या है, टेम्पररी कंपोनेंट क्या है। जैसे कि ये हाउस रेंट अलाउंस से अगर गवर्नमेंट ने हाउस रेंट अलाउंस को बढ़ाया तो उससे ये जो रेंटल कंपोनेंट है वो बढ़ेगी। सीपीआई में जो रेंटल कंपोनेंट है तो वो ऑलमोस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ेगी 1-2 साल के लिए। तो हमें ये सोचना है कि इसका परमानेंट कंपोनेंट क्या है, क्योंकि थोड़ा तो एडजस्टमेंट, टेम्पररी एडजस्टमेंट होगी उससे, लेकिन उससे अगर इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस बढ़ेंगे तो उसको हमें वो कैलकुलेशंस हमें करना पड़ेगा कि एक्सपेक्टेशंस कितने बढ़ेंगे इससे। ओके, यानी महंगाई का अनुमान रिवाइज होगा ऊपर की तरफ, इसके लिए ये कारण है, पर उसको देखते हुए आपकी पॉलिसी, आपके रेट कट पे असर पड़ेगा या नहीं, ये डिपेंड करेगा। ये आप एनालाइज करेंगे। काफी कंक्लूजन जो इकोनॉमिस्ट ने निकाले हैं इस पॉलिसी के बाद, तो लोग ये कह रहे हैं कि रेट कट अब आगे बहुत मुश्किल लगता है। आप क्या कहते हैं? हमने कल ये कहा है कि हम अभी भी हम सोचते हैं कि रूम आ सकता है, जगह आ सकता है रेट कट के लिए। हमें देखना पड़ेगा। दोनों साइड पे फोर्सेस हैं। मैंने कहा कि महंगाई बढ़ने के भी पॉसिबिलिटीज हैं, घटने की भी पॉसिबिलिटीज हैं। तो डेटा डिपेंड करता है और देखेंगे क्या होता है। तो आपने जो एक थंब रूल बताया हुआ है इन सालों में हमको कि आप 1.5 से 2% रियल इंटरेस्ट रेट चाहते हैं, और रियल इंटरेस्ट का आपने जो रूल बताया था कि आप 1 ईयर टी बिल के साथ कंपेयर करेंगे इन्फ्लेशन को, तो इस समय मेरे ख्याल से वो फासला 1.6, 1.7 के आसपास है। तो आपके इस रेंज में ही है, यानी महंगाई को यहाँ से और नीचे जाना होगा 5% या उसके नीचे तो जगह बनेगी। इतना एग्जैक्टली तो मैं बता नहीं सकता। आपने बताया नहीं, तो इतना मैकेनिकल अगर हमारा रूल होता तो मुझे रिप्लेस कर सकते हैं ना एक मैकेनिकल इक्वेशन के साथ, सॉफ्टवेयर के साथ। नहीं, लेकिन हम देखेंगे। देखिए, ये जो करंट इन्फ्लेशन पे सिर्फ करंट इन्फ्लेशन पे डिपेंड नहीं करता, इन्फ्लेशन के इन्फ्लेशन के प्रोजेक्शंस पे डिपेंड करता है। तो हमें प्रोजेक्ट करना है कि हम 5% तक पहुंच जाएंगे मार्च 2017 तक। तो उस पे अगर हमें कॉन्फिडेंस आ जाती है कि जैसे इन्फ्लेशन का पाथ चल रहा है कि हम पहुंच पाएंगे 2017 में 5% तक, तो हमें जगह मिलेगी काटने की। तो
अगर 5% भी माने तो एक रेट कट और बस देखते हैं। लेकिन अगर आप रेट कट करें या ना करें, ऐसा लगता है कि अब आपका जो फोकस रहा है, आपने पॉलिसी के बाद भी बोला कि बैंक्स के पास जगह है कि वो और ज्यादा ट्रांसमिट करे, यानी आप अगर 25 बेसिस पॉइंट ही कम करते हैं फिर भी बैंक्स और ज्यादा कम कर सकते हैं। वो कितना आपको लगता है रूम है बैंक्स के पास? हमने ये देखा है कि जैसे हमने काटना शुरू किया जनवरी 2015 में, तब से हमने तो 150 बेसिस पॉइंट काटा है, बैंक्स ने 65 बेसिस पॉइंट बेस रेट को काटा है। तो मतलब कि थोड़ा रूम वहां पे है। बैंक कहना है कि जब आरबीआई ने रेट बढ़ाए थे पहले तो उन्होंने इतने बढ़ाए भी नहीं थे, तो ये बहाना है या ये लॉजिकल है? ये वैसे वो ठीक कह रहे हैं कि उन्होंने इतना बढ़ाया भी नहीं उस वक्त, लेकिन मेरे ख्याल में अभी थोड़ा जगह है और काट सकते हैं। अब वो देख रहे हैं कि क्रेडिट डिमांड कितनी है। अभी तक क्रेडिट डिमांड काफी वीक है कॉर्पोरेशन से। रिटेल डिमांड तो काफी अच्छी दिक्कत वही है। जो लेटेस्ट जीडीपी डेटा आया है पिछला क्वार्टर का, वो करीब 8% जीडीपी ग्रोथ बता रहा है। हिस्टोरिकली हमारे देश में 8% की जीडीपी ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए 15 से 20% क्रेडिट ग्रोथ लगती है। तो अगर ये क्रेडिट ग्रोथ पिकअप करना है तो रेट कम होने होंगे, रेट घटने से ही ग्रोथ आएगी। और अगर ग्रोथ नहीं है, अगर ये पिकअप नहीं होगा तो वो जीडीपी ग्रोथ नीचे जाएगी। ये तो इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल है, आप मानिए। वो ठीक कह रहे हैं। जो बाकी चीज है जो अभी तक नहीं आई है वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जब कॉर्पोरेशन निवेश करेंगे तो उससे क्रेडिट का मांग बढ़ेगी, राइट? बट डिपॉजिट ही नहीं है। तो डिपॉजिट्स तो आ रहे हैं, अप्रैल में काफी डिपॉजिट्स आए हैं सिस्टम में, तो डिपॉजिट्स तो आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अगर मॉनसून अच्छी है और रूरल डिमांड बढ़ती है तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी बढ़ेगी। और ये जो पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स हैं या रोड्स, रेलवेज, अभी पोर्ट्स के बारे में लोग बात कर रहे हैं, तो अगर वो भी आ जाएंगी तो मेरे ख्याल में जनरली कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगी। जब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगी और जब ये इंडस्ट्रियलिस्ट सोचते हैं कि आगे का मांग भी काफी मजबूत होगी तो वो इन्वेस्ट करेंगे, तब वो जो कहते हैं वर्चुअस सर्कल पैदा होगी। एक और भी जो चर्चा चल रही है कि हो सकता है कि अगली पॉलिसी आपकी ना हो, इसलिए कि तब तक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आ जाएगी। क्या ये होगा? वो गवर्नमेंट पे डिपेंड करती है, क्योंकि गवर्नमेंट को अपॉइंट करनी है ये जो मेंबर्स हैं, आउटसाइड मेंबर्स, 3 मेंबर्स को अपॉइंट करनी है। देखते हैं कब करेंगे। तो ये इतना नजदीक है या अभी आपको लगता है कि वो आपको गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा? ओके। एक रिस्क की आपने अपने पॉलिसी स्टेटमेंट में बात की है, इंटरनेशनल पॉलिटिकल डेवलपमेंट की ओर आप इशारा कर रहे हैं। क्या आपका इशारा ब्रेक्जिट की तरफ है? एक ब्रेक्जिट है, दूसरा ये जो चाइना में चल रही है पॉलिटिकल नहीं है लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। अगर चाइना की विकास की गति धीमी हो रही है, अगर तुरंत धीमी हो जाती है तो क्या हो सकता है, क्या कुछ प्रॉब्लम पैदा होगी बाकी देशों में, वो भी हमें सोचना है। तीसरा जो रिस्क है ये फेडरल रिजर्व की। अभी फेडरल रिजर्व ने कहा है कि हम, और मेरे ख्याल में इस बार जून में शायद रेट्स को नहीं बढ़ाएंगे और थोड़ा वेट करेंगे, क्योंकि अभी जो जॉब्स रिपोर्ट्स आई है वो इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन शायद सितंबर में बढ़ेंगे, बढ़ाएंगे स्पेशली अगर ब्रेक्जिट न हुआ तो देखना पड़ेगा। ये काफी सारे एक्सटर्नल रिस्क हैं जो हम मॉनिटर कर रहे हैं। तो अगस्त हो या सितंबर हो, जब भी ये रेट बढ़ते हैं, और जैसे आपने चाइना की तरफ इशारा किया, अगर वहां भी पोजीशन थोड़ी कमजोर होती है तो सितंबर और आगे 1-2 महीने, जबकि हमारे यहाँ पे भी एक बड़ा रिस्क है, FCNR डिपॉजिट जो हमारे मैच्योर हो रहे हैं, आपको लगता है उस टाइम पे एक बड़ी वॉलेटिलिटी का सिनेरियो पैदा हो सकता है?
पैदा हो सकता है। मैंने ये कल कहा है कि FCNR के अगेंस्ट हमारे पास काफी रिसोर्सेस हैं। एक तो हमने हमारे सारे जो पोजीशंस हैं हमने फॉरवर्ड मार्केट्स में कवर किया है। तो बस रिस्क ये है कि जिन्होंने हमें डॉलर्स बेचे हैं उनके पास अगर डॉलर्स नहीं आते हैं, ये सब बैंक्स हैं और शायद एक्सपोर्टर्स शायद उनको पैसे नहीं देंगे, तब थोड़ा शॉर्टेज धीमा है। नहीं, एक्सपोर्टर्स कभी सोचते हैं कि हम रोल ओवर करेंगे, हम क्योंकि अभी तक हमने एक्सपोर्ट नहीं किया तो डॉलर्स अभी तक नहीं आए हैं। तो कभी कभी एक्सपोर्टर्स एडवांस में हेज करते हैं, लेकिन रोल ओवर के अपेक्षा में हेज करते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि हमें पैसा देना पड़ेगा। तो हमें देखना पड़ेगा, शायद थोड़ा शॉर्टेज होगा उस वक्त, लेकिन हमारे तरफ से शॉर्टेज नहीं होगी। तो आपके पास रिजर्व हैं? हमारे पास काफी रिजर्व हैं और एडवांस पोजीशंस भी हैं। उसके ऊपर यानी कि 360 करोड़ है, 360 बिलियन डॉलर्स हैं रिजर्व्स के, और उसके ऊपर 20-25 बिलियन डॉलर्स हैं फॉरवर्ड पोजीशंस। तो कुल मिला के 385 बिलियन डॉलर्स हैं। तो हम संभाल सकते हैं। 20-25 बिलियन डॉलर कोई चिंता की बात नहीं है। कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन थोड़ा ऊपर नीचे जा सकता है उस वक्त, और इसलिए हम काफी अच्छी तरह से मॉनिटर करेंगे। और अगर ज्यादा शॉर्टेज हो तो हम शायद डॉलर फीड करेंगे मार्केट को। लेकिन मैं सारे जो बैंक्स जिन्होंने हमें बेचा है उनको कह रहा हूं कि आप भी संभालिए, हम आपको बेल आउट नहीं करेंगे। ओके, लेकिन बैंकों को और इकोनॉमिक्स को चिंता ये है कि रुपये में लिक्विडिटी कम होगी, उनके डिपॉजिट कम होंगे, तो शायद डिपॉजिट रेट बढ़ जाए, कुछ बैंकों को बढ़ाने पड़ेंगे। शायद ऐसा प्रॉब्लम पैदा हो सकता है, लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि काफी ये जो डिपॉजिट्स हैं ये लोन्स में इन्वेस्ट नहीं हुए हैं, ये सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट हुए हैं। तो वो सिक्योरिटीज को बेचेंगे और डिपॉजिट को वापस करेंगे, कई बैंक वो करेंगे। तो हमें देखना है कि नेट शॉर्टेज क्या होगी। नेट शॉर्टेज तब पैदा हो सकती है जब आपने लोन दिया है और उसको फाइनेंस करने के लिए आपने FCNR डिपॉजिट्स लिया है, और इसलिए तब जब आपको वापस देना पड़ेगा FCNR की डिपॉजिट, आपको कहीं फ्रेश जगह से आपको डिपॉजिट लेनी पड़ेगी, और तब डिपॉजिट रेट शायद बढ़ सकती है। ओके, तो आप ये एश्योरेंस दे रहे हैं कि डॉलर की कमी हुई तो आप देखेंगे कि आपको इंटरवीन करना है कि नहीं, लेकिन रुपी लिक्विडिटी की कमी हुई तो आप पूरा सपोर्ट करेंगे? हम पूरा सपोर्ट करेंगे। एक अहम इनोवेशन जो आपके अब तक के इस पहले कार्यकाल की उपलब्धि है, आपने जितने काफी सारे लाइसेंसेस दिए, स्मॉल बैंक के, पेमेंट बैंक के और यूनिवर्सल लाइसेंस भी, अब ये जो 3 लाइसेंस वापस हुए हैं, आपको लगता है वाकई चिंता करनी चाहिए इसको लेकर, क्योंकि एग्जिट तो होना ही चाहिए? कोई चिंता की बात नहीं है, बस इसका मतलब है कि हमने काफी सारे लाइसेंसेस दिए हैं और लोग अब सोच रहे हैं कि ये काफी कंपेरेटिव एरिया है, तो हमारा कंपेरेटिव एडवांटेज इसमें क्या है, हम क्या ले आ सकते हैं इस मार्केट में। और जो लोग बाहर जा रहे हैं वो कह रहे हैं कि अगर हमें यहाँ पे compete करना है तो हमें काफी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और हमारा नेचुरल एडवांटेज नहीं है। नेचुरल एडवांटेज मोबाइल कंपनीज में है, पोस्ट ऑफिस में है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में 150,000 पोस्ट ऑफिस हैं, तो एक्सेस पॉइंट्स इनमें ऑलरेडी हैं, और पेटीएम जैसे लोग हैं जो ऑलरेडी इंटरनेट पे हैं और काम कर रहे हैं उस पर। तो अगर कोई और कंपनी को इस जगह में compete करना हो तो उनको काफी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। वो सोच रहे हैं कि शायद इसमें ज्यादा वैल्यू नहीं है। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि दरअसल इसमें बैंक जैसा कुछ है नहीं है, तो बेसिकली ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग कंपनीज हैं, इसलिए कहते हैं पेमेंट बैंक। पेमेंट मतलब ट्रांजैक्शन, लेकिन इसमें पैसा लोग पैसे बना सकते हैं। अगर आप रिमोट विलेजेस को सर्विस करते हैं
तो थोड़ा सा कमीशन लीजिए उसमें, लेकिन सर्विस कीजिए अच्छी तरह से, और लोग पैसे भी देंगे आपको क्योंकि उनको फायदा हो रही है। ओके। तो आपने जो पेनल्टी की बात की, क्या आगे आने वाले सारे लाइसेंसेस में ये क्लॉज होगा कि अगर आप लाइसेंस लौटाएं तो पेनल्टी लगेगी? नहीं, पेनल्टी की इतनी जल्दी बात नहीं करनी चाहिए। हम बस ये कह रहे हैं कि थोड़ा सोच समझ के लाइसेंस के लिए अप्लाई कीजिए। आजकल शॉर्टेज नहीं है लाइसेंसेस की, तो पुराने जमाने में लोग लाइसेंस लेके उस पर बैठते थे क्योंकि हर 10 साल लाइसेंस का विंडो खुल जाता था। अब तो हम तो आप दरअसल ऑन टैप करने के प्लान के साथ चले थे, हाँ। जो अभी तक हुआ नहीं है, ये कब तक हो जाएंगे सारे? अभी हम कमेंट्स ले रहे हैं, जैसे कि कमेंट्स प्रोसेस हो जाएंगे तो हम ऑन टैप लाइसेंसेस देने शुरू हो जाएंगे। एक और मेरे ख्याल से आखिरी मुद्दा है जो एनपीएस का है। आपने पहली डेडलाइन दी थी मार्च 2016 की, तो सारे डिस्क्लोजर सामने आ गए। अब इसके बाद मार्च 2017 तक आपने रेजोल्यूशन की भी एक डेडलाइन दी हुई है सर? देखिए, हमने ये 2-3 बकेट्स बनाए हैं। एक तो डीपली स्ट्रेस्ड एसेट्स, जिसको हमने बैंकों को कहा है कि इनको रिकॉग्नाइज करनी चाहिए मार्च 2016 तक, और उन्होंने किया है, इसलिए एनपीएस बढ़े हैं। और अब उनको रेक्टिफाई करना है, ये नहीं कि बस एनपीए आप इसको रिकॉग्नाइज करके आप इस पे बैठे हैं, इनको ठीक रास्ते पे लगाना है, और उसके लिए शायद रीस्ट्रक्चरिंग करना पड़ेगा, थोड़ा राइट ऑफ करना पड़ेगा, थोड़ा इक्विटी लेना पड़ेगा इसमें, और थोड़े और पार्टीज को लेना अंदर ले आना पड़ेगा इनको ठीक रास्ते पे लगाने के लिए। तो एक वो है। अब दूसरा ये है कि कई एसेट्स वीक थे, यानी कि ये एनपीएस अभी तक नहीं है, लेकिन हो सकते हैं अगर आपने इनको ठीक रास्ते पे नहीं लगाया है। तो हम बैंक से कह रहे हैं कि अभी एक और साल है, उसमें आप इनको ठीक रास्ते पे लगाइए। तो ये वीक एसेट्स पे वो काम कर रहे हैं इस बार। तो जो सभी ने वॉच लिस्ट वगैरह बनाई हुई है, ये आपके निर्देश पे एक तरह से हुआ है? ओके। लेकिन जो रेजोल्यूशन की बात है, हमने देखा कि जैसे हाल में एक बड़े स्टील प्लांट का मामला काफी ज्यादा चर्चा में खबरों में रहा है। काफी सारी कंपनीज हैं जो कहती रही हैं कि हमको इंटरेस्ट है, लेकिन जो बैंकर्स उस काम में लगे हैं वो कहते हैं कोई बिड करने नहीं आता। नहीं, लोग बिड करने के लिए आते हैं, लेकिन जो वो दाम देना चाहते हैं वो बैंकर्स एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में एक मीटिंग पॉइंट होना चाहिए। कभी कभी बैंकर्स कह रहे हैं कि ये दाम सही है, लेकिन अगर हम एक्सेप्ट करेंगे तो बाद में इल्जाम लगाएंगे लोग कि आपने गलत दाम एक्सेप्ट किया, तो ये अनफेयर मीन्स वगैरह इस्तेमाल हुए हैं इसमें। तो इसलिए उनको रिएश्योरेंस चाहिए कि अगर वो दाम एक्सेप्ट करते हैं तो ये जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज उनके पीछे नहीं आएंगे। तो वित्त मंत्री ने कहा है, ये बैंक बोर्ड ब्यूरो चेयरमैन ने कहा है कि हमें उपाय ढूंढना है, जैसे कि थोड़ा रिएश्योरेंस मिले इन बैंकर्स को कि अगर वो एक्सेप्ट करें तो बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम ढूंढ रहे हैं, कोई उपाय हो सकता है, हम ढूंढ रहे हैं। शायद एक कमेटी हो ऑफ जो लोग जिनके क्या कहते हैं इंटेग्रिटी, निष्ठा के बारे में कोई ईमानदारी के बारे में कोई सस्पेशन न हो, तो उनको वो कमेटी पे लगाएंगे। वो प्रोसेस को जज करेंगे कि प्रोसेस जो फॉलो हुआ है वो ठीक है कि नहीं, और फिर बैंकों को अल्टीमेटली बैंकरों को डिसीजन लेना पड़ेगा। वो डिसीजन को आउटसोर्स नहीं कर सकते, कोई और डिसीजन नहीं लेगा, बैंकर्स को डिसीजन लेना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी ने सर्टिफाई किया कि जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो ठीक से हुई है, तो आई थिंक थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगी। बैड बैंक बनाने का जो एक प्लान है, उस पर आपके कुछ रिजर्वेशन है? नहीं, रिजर्वेशन एक तो ये है कि बैड बैंक वो बैंकरों का बैड बैंक नहीं होनी चाहिए कि हम एक हाथ से बेच रहे हैं और दूसरे हाथ से हम पूरा अपने ही बैलेंस शीट में ले रहे हैं। तो और भी लोग होनी चाहिए इसमें। हाँ, तो आप कह रहे हैं कि बैंक का माइनॉरिटी होल्डिंग्स है तो अच्छी होगी।
एक तो गवर्नमेंट से इन्वेस्टमेंट आएगी, ये नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड से, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड, और शायद दूसरे लोग भी आ जाएंगे, ये जो सॉवरेन वेल्थ फंड्स हैं, ये जो एक्सपर्ट्स हैं रेजोल्यूशन में। अगर काफी सारे लोग इसमें हैं जिनका एक्सपर्टीज है रेजोल्यूशन में और वैल्यूएशन में, मेरे ख्याल में ये काफी अच्छी हो सकती है। अगर बैंकर्स ही मिलकर बनाते हैं, क्योंकि वो इजी है, शायद दूसरे लोग कितना इन्वॉल्व होंगे नहीं होंगे, ये भी चैलेंज है, लंबा खींचेगा, तो उसमें आप कोई दिक्कत देखते हैं क्या? उसमें ये प्रॉब्लम आ जाएगी कि आप एक पॉकेट से ले रहे हैं और दूसरे पॉकेट में डाल रहे हैं और उसको दूसरे नाम से बुला रहे हैं, तो मेरे ख्याल में काफी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा हो सकती है अगर बस सिर्फ बैंकर्स हैं इसमें। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में जो स्थिति आई है, कुछ बैंक आपको अभी ऐसे दिखेंगे जिनके 15% के करीब ग्रॉस एनपीए हो गए हैं, कुछ और दूसरा 10% के आसपास रीस्ट्रक्चर एसेट्स हैं जो भी डाउटफुल है कि कितना रिकवर हो पाएगा, तो इनकी वायबिलिटी पे ही सवाल खड़ा हो गया कि इनका कोई फ्यूचर है या नहीं। देखिए, एनपीए का मतलब नहीं है कि टोटल राइट ऑफ है। एनपीए का मतलब है ये स्ट्रेस्ड एसेट है, ये अभी पैसा चुका नहीं सकते हैं, लेकिन अगर आप ठीक से रिस्ट्रक्चर करेंगे और अर्थव्यवस्था की विकास भी बढ़ेगी तो शायद ये परफॉर्मिंग हो जाएंगे। तो इनको इंसेंटिव देना है, बैंकर्स को इंसेंटिव देना है, प्रमोटर्स को इंसेंटिव देना है कि वो जो प्रोजेक्ट है वो ठीक रास्ते पे लगाए। लेकिन जो तरीका ढूंढा जा रहा है कि एक तो कंसोलिडेशन की बात हो रही है, अब 3 या 4 कमजोर बैंक अगर मिल जाएं तो वो एक स्ट्रांग बैंक तो नहीं बन जाते? नहीं, मेरे ख्याल में वो अभी तो सिर्फ स्टेट बैंक का कंसोलिडेशन की बात हो रही है, लेकिन जो फ्यूचर में कंसोलिडेशन होगी, मेरे ख्याल में जब तक ये टॉक्स कॉन्क्रीट हो जाएंगे तब तक थोड़ा प्रोग्रेस भी होएगा। आपको मेरिट दिखता है कंसोलिडेशन में? मेरिट तो है, अगर कंसोलिडेशन में सिनर्जीज हैं, अगर एक्सपेंसेस को काट सकते हैं, अगर एक स्ट्रांग बैंक बना सकते हैं, लेकिन उसमें काफी मैनेजमेंट टाइम की जरूरत पड़ेगी वो कंसोलिडेशन में। तो मेरे ख्याल में आप ठीक कह रहे हैं कि ये एक स्ट्रांग बैंक होनी चाहिए जो वीक बैंक को एक्वायर कर सकती है। वीक बैंक्स को ज्वाइन करने में शायद इतना वैल्यू नहीं है। ये एक अनफिनिश्ड एजेंडा है, ऐसा लगता है आपको? ये तो चल रही है अभी, आई थिंक डिस्कशन चल रही है, बैंक बोर्ड ब्यूरो सोच रही है इसके बारे में, बैंकर्स के बोर्ड भी सोच रहे हैं, तो मेरे ख्याल में थोड़ा प्रोग्रेस दिखने को आएगा थोड़ी देर में, लेकिन अभी तो सिर्फ स्टेट बैंक है। फाइनल सवाल, हालांकि मुझे पूरी उम्मीद है कि हम दोबारा आपसे मुलाकात होगी, लेकिन जो आपके इन 33 महीने पहले आपने जो एक अपना पूरा एक्शन प्लान पेश किया था, जो कि अपने आप में अब कह सकते हैं अनप्रेसिडेंटेड था, अभूतपूर्व था, कि पहले दिन आपके पास एजेंडा बिल्कुल क्लियर था, क्या उसमें कुछ खास चीजें ऐसी बाकी जो आपको लगता है? तो जो मैंने सब आउटलाइन किया है, मेरे ख्याल में काफी जो चीजें हमने आउटलाइन किया वो अभी या तो हमने कर लिया है या इन द वर्क्स है। जैसे हमने भारत बिल पेमेंट सिस्टम के बारे में उस वक्त बात किया है और अभी चल रही है, अभी एनपीसीआई रोल आउट कर रही है ये सिस्टम। ट्रेड के बारे में बात किया है, तो तीन एंटिटीज हैं जिनको लाइसेंस मिला है, वो भी अभी रोल आउट कर रहे हैं। तो इन प्रोसेस काफी चीजें हैं, लेकिन जो हमारे तरफ से काम करना था उन पे ज्यादातर चीजें हमने कर लिया है। अभी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी भी आ जाएगी, तो काफी चीजें कर लिया है। अब काम खत्म हुआ है कि नहीं, काम तो चलती रहेगी। एक जो बैंक पे काफी स्ट्रेस है और उसके लिए आप कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट पे आपने हाल में एक पेपर भी निकाला है, आपने हमें ये भी बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आपके ईसीबी चेयरमैन से भी हाल ही में बातचीत हुई, तो वहाँ पे क्या अड़चने आपके हिसाब से रह गई हैं और आपने जो मीटिंग की ईसीबी चेयरमैन के साथ, उसमें क्या कुछ एक्शन पॉइंट? हम सोच रहे हैं जो भी हम कर सकते हैं, जैसे हमने कहा कि शायद कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को रिपोवेबल बना सकते हैं और हम भी ले सकते हैं, सेंट्रल बैंक भी ले सकती है,
रीपो के अगेंस्ट। तो जो भी हम कर सकते हैं आरबीआई की तरफ से और जो सेबी कर सकती है, हम बात करेंगे कि जल्दी से जल्दी कैसे कर सकते हैं ताकि एक और सोर्स हो फाइनेंस की सिस्टम में। बहुत बहुत शुक्रिया।